लेट अस नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे सीक्वेंस में हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया था कि हम इसको पहले दो सवालों के बाद हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट का पार्ट ए है जी कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट्स 7 मार्क्स का, और पार्ट बी है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एबनॉर्मल गेन्स या लॉसेस इफ एनी, 8 मार्क्स। सर जहाँ तक तो मैं इसको कंपैरिजन करूँ विद द पास्ट पेपर्स, तो पता नहीं कितनी दफ़ा ये सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का इस तरह से आ चुका है जिसमें एग्जामिनर की यही रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं ज़रा डाटा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल एज अ होल डिस्कशन करूँगा जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिविजन। आए जी डाटा देखते हैं क्या कह रहा है। क्रूज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यानी CML प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट पासिस थ्रू 2 प्रोसेसेस। द डिटेल्स ऑफ प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2024 आर एज फॉलोज। सर दो प्रोसेसेस हैं, आपका एक प्रोडक्ट दो प्रोसेसेस से गुजरता है, दोनों प्रोसेसेस की उसने डिटेल्स दे दी हैं। ऊपर का जो सारा सेक्शन है वो कॉस्ट से रिलेटेड है, नीचे का जो सारा सेक्शन है वो यूनिट्स यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सूरत में उसने दिया हुआ है। तो इस तरह से एग्जामिनर करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। डाटा वही होता है, प्रेजेंट करने का अंदाज उसका चेंज होता है। बाज़ औक़ात वो एक कॉलम यूनिट्स का बना लेता है, दूसरा कॉलम रुपीज़ का होता है। बाज़ औक़ात इस तरह कर देता है, कॉस्ट ऊपर दे देगा, यूनिट्स नीचे कर देगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कभी अलहदा ग्रिड में दे देता है, कभी पैराग्राफ्स के अंदर दे देता है। सो दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द एग्जामिनर कि वो इस तरह से डाटा प्रेजेंटेशन में बच्चों के साथ माइंड प्ले करता है। तो वैसे देख लेते हैं जी हमारा जो क्योंकि होता तो ये प्रोसेस अकाउंट ही है कि हमारे पास इनपुट साइड से यानी डेबिट साइड पे कौन कौन से यूनिट्स हैं। सर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी है, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे कितने मटेरियल का खर्चा हुआ ये है, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी। इसी तरह से जो इंट्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द पीरियड उनकी मटेरियल की कितनी कॉस्ट है और कन्वर्जन कितनी कॉस्ट है, दैट इज़ फॉर प्रोसेस ए। सेम डाटा इज़ फॉर प्रोसेस बी। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स हैं, ये देखें सर यूनिट्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स और इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। लाइकवाइज द सेम इज़ द केस फॉर प्रोसेस बी। ओपनिंग के यूनिट्स विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्लोजिंग के यूनिट्स विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसके अलावा यूनिट्स जो स्टार्ट हुए या ट्रांसफ़र हुए फ्रॉम प्रोसेस ए, डेफिनेटली इट इज़ रेलेवेंट टू प्रोसेस बी। ये प्रोसेस ए के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोसेस ए से जब यूनिट्स फुली कंप्लीट होंगे तो वो प्रोसेस बी में एंटर हो रहे होंगे। तो उसके यूनिट्स उसने दे दिए 50,000 फॉर प्रोसेस ए एंड 45,000 फॉर प्रोसेस बी। यूनिट्स कितने रिजेक्ट हुए ऑन इंस्पेक्शन, ये स्टेटमेंट इनफ है ये बताने के लिए कि उसने एक्चुअल लॉस दे दिया, यानी एक्चुअल रिजेक्शन कितनी हुई है। 2500 इन द फर्स्ट प्रोसेस, 3,000 इन द सेकंड प्रोसेस। जी यूनिट्स कितने ट्रांसफर आउट होते हैं प्रोसेस बी को, या प्रोसेस बी से निकल के वेयर हाउस में कितने जाते हैं, 45,000 और 40,000। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे बात हो गई हुई है। अच्छा, इजाफी इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि सर हम जानते हैं जब ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाए, जब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाए तो या वेटेड एवरेज यूज होता है या FIFO। तो ये मैं समझता हूं कि आसान चीज थी कि उसने वेटेड एवरेज मेथड रखा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर दूंगा इसको कि वेटेड एवरेज में सिर्फ एक वर्किंग में चेंज आता है, ठीक है सर। तो वेटेड एवरेज का मेथड यूज होगा। मजीद क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में, मटीरियल G36 is added at the start of process A and another material H148 is added at the start of process B। ठीक हो गया सर। तो दोनों प्रोसेसेस में मटेरियल ऐड होता है और मटेरियल स्टार्ट में ही ऐड होता है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कर दूं, मेरा ख्याल है आगे उसने कहीं पे मेंशन नहीं की हुई, और ये ज़रूरी भी नहीं होता, एग्जामिनर पे पाबंदी नहीं होती कि वो सवाल में मेंशन करे, और ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम की जाती है। क्या कि जैसे बेटा मटेरियल के लिए भी ये अजम्पशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मटेरियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो पिछले प्रोसेस से आने वाला मटेरियल होता है ना, वो भी जब अगले प्रोसेस में इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी भी एजम्पशन यही होती है कि पिछले प्रोसेस से आने वाला मटेरियल भी हमारे इस प्रोसेस में एट द स्टार्ट ऐड होगा। जैसे बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जैसे ये देखें H148 का मटेरियल है जो प्रोसेस बी के शुरू में ऐड हो रहा है, ये ना भी बताता तो हमने यही एज्यूम करना था। इसी तरह से ये मटेरियल G36 है, ये ना भी बताता तो हमने यही एज्यूम करना था कि प्रोसेस ए के शुरू में डाल रहा है। लेकिन एज फार एज द मटेरियल दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रोसेस ए एंड दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस बी, ये जो पिछले प्रोसेस से मटेरियल आता है इसके बारे में भी यही एजम्पशन होती है कि ये प्रोसेस बी में एट द स्टार्ट ऐड होगा। लेकिन अगर अदरवाइज कह दे तो फिर हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बहरहाल उसने इसकी भी कोई इंडिकेशन नहीं दी हुई, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि प्रोसेस ए से आने वाला मटेरियल जब प्रोसेस बी में
आएगा तो वो शुरू में ही ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी इंस्पेक्शन की। क्या कह रहा है? कह रहा है इंस्पेक्शन अकर्स व्हेन प्रोसेस ए इज 70% कंप्लीट एंड अगेन व्हेन प्रोसेस बी इज 80% कंप्लीट। ओके, तो सर दोनों प्रोसेसेस में इंस्पेक्शन की एक्टिविटी है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन उसने बता दिया दोनों प्रोसेसेस में। पहले प्रोसेस में 70% पे होती है, प्रोसेस बी में 80% पे होती है। ठीक हो गया। Units rejected in process A are disposed of at a cost of rupees 500 per unit, whereas units rejected in process B can be sold for rupees 2000 per unit. Okay, फिर कह रहा है 5% of the units are normally rejected at each stage of inspection. यानी कि जो नॉर्मल लॉस होगा वो 5% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स होगा। इंतहाई सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, और बहुत दफ़ा इस तरह से पास में सवाल आ चुके हैं कि हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं एज सर्टन परसेंटेज ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स, जो कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कह रहा है प्रोसेस ए में जो यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे आफ्टर रिजेक्शन, उसको उल्टा डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट आएगी। तो सर हम लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी हुई है कि जो भी रिजेक्टेड यूनिट्स होते हैं जब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हो सकता है कि डिस्पोजल वैल्यू आए, स्क्रैप वैल्यू हमें रिसीव हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात डिस्पोज ऑफ करने में उल्टा कॉस्ट आती है। तो जो डिस्पोजल कॉस्ट होती है वो हमारे प्रोसेसिंग कॉस्ट में ऐड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे डिस्पोज करने पे कुछ स्क्रैप वैल्यू आती है, उसको हम माइनस करते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट में से, तो डिस्पोजल कॉस्ट को उल्टा ऐड कर दिया जाता है प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रोसेस ए में जो यूनिट्स हैं उनकी डिस्पोजल कॉस्ट है, प्रोसेस बी में जो है उनकी डिस्पोजल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू हमें रिसीव होगी। अच्छा मजीद क्या कह रहा है? Units rejected during process B were sold during the month, but units rejected during process A were still in the factory at the month's end. Okay, ये मेरा ख्याल है इस तरह की बात उसने पहले कभी भी किसी सवाल में नहीं की। बिल्कुल वही बात कि एग्जामिनर हर दफ़ा कोशिश करता है कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करे जस्ट टू चेक के बच्चा उसको क्या करता है। तो जहाँ तक तो प्रोसेस बी का ताल्लुक है उसमें तो कोई मसला नहीं है, जो हमारे यूनिट्स हैं वो बिक गए, डिस्पोजल वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन इसका क्या करेंगे? जो हमारे यूनिट्स रिजेक्ट हुए प्रोसेस ए में, वो कह रहा है कि हमने अभी उनको बेचा नहीं, यानी डिस्पोजल कॉस्ट अभी हमें पड़ी नहीं है। कह सकते हैं कि कैश पेमेंट हमने उनकी नहीं की क्योंकि अभी वो फैक्ट्री में ही पड़े रहे, हमने उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो सर वैसे तो एक लाइन की ट्रीटमेंट है, मैं इसका जिक्र और डिस्कशन तभी कर दूंगा जब मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँगा। तो हम इसको उस पर ही पेंडिंग करते हैं। अच्छा, जहाँ तक तो रिक्वायरमेंट का ताल्लुक है बेटा, रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल है। एक तो मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं जो कि मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से कैलकुलेट कर लूँगा। फिर मैंने इन आइटम्स की वैल्यूएशन करनी है जिनमें फिनिश गुड्स भी हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हैं और एबनॉर्मल लॉस या गेन्स भी हैं। चूंकि उसने नहीं स्पेसिफाई किया कि किस प्रोसेस की, सर हमें दोनों प्रोसेसेस के लिए काम करना पड़ेगा। एक लंबा चौड़ा सा सवाल है, दो प्रोसेसेस के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये इजी मार्क स्कोरिंग एरिया है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी तरह से कह लें कि एक बैलेंस होता है हर सवाल के अंदर। बाज़ सवाल ट्रिकी होते हैं, थोड़े शॉर्ट होते हैं, उनको ग्रास्प करना मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ लंबे होते हैं लेकिन होते ही ईजी हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दैट काइंड। ठीक है जी। तो मैं बड़ा कॉमनली बच्चों से ये बात कर रहा होता हूँ कि बेटा अपनी आदत ना बनाएं प्रोसेस अकाउंट बनाने की। बहुत दफ़ा एग्जामिनर आपसे नहीं रिक्वायर करेगा प्रोसेस अकाउंट, तो आपको उसके बगैर सवाल करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे देखें ना, यहाँ पे उसने मांगा है आपसे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे प्रोसेस कॉस्टिंग तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि भाई पहले प्रोसेस अकाउंट की शक्ल बना लो, फिर उसके बाद तीन मेन वर्किंग्स होती हैं। ऐसा ही है। पहली वर्किंग कौन सी होती है? हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट प्रिपेयर करते हैं, और फिर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, जिसके तहत हम तमाम यूनिट्स जो कि डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट होते हैं उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ये तीन ही वर्किंग्स हैं। तो बहुत दफ़ा एग्जामिनर आपसे वो नहीं मांगेगा प्रोसेस अकाउंट, तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंस्टेड आपको कोशिश करनी चाहिए आप क्वांटिटी स्केड्यूल यूज़ कर लें। अगर आपने, क्योंकि जाहिर है आपने यूनिट्स बैलेंस आउट करने होते हैं दोनों तरफ, कि अगर कोई यूनिट्स ऐसे हैं जो कि आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है या कोई और यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट में है जो एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप उसके लिए क्वांटिटी स्केड्यूल यूज़ कर लो। So it is a favorable working for you instead of going for process account. तो इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे क्या है जिसकी मैं निशानदेही कर दूँ, यहाँ पे वेटेड एवरेज का मेथड लगेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियरली बता रहा होता हूँ कि बेटा वेटेड एवरेज मेथड में तीन वर्किंग्स में से सिर्फ एक वर्किंग में चेंज आता है, इसलिए ये बहुत आसान है। और वो वर्किंग कौन सी है?
कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। जब हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की भी कॉस्ट लेनी पड़ती है, सारी की सारी, मटेरियल की भी और कन्वर्जन कॉस्ट की भी, क्योंकि वेटेड एवरेज का मेथड है ही ये कि हम ओपनिंग की भी कॉस्ट लेते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड की भी कॉस्ट लेते हैं, तभी तो वेटेड एवरेज रेट निकलता है। तो सिर्फ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की वर्किंग में चेंज आता है, बाकी ना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में चेंज आता है ना स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में, इन कंपैरिजन विद अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है सर, लेकिन अगर फाइफो मेथड होता है तो उसमें दो वर्किंग्स में चेंज आता है। कौन सी दो वर्किंग्स होती हैं? एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता, हम कोई ओपनिंग की कॉस्ट नहीं ले रहे होते, क्योंकि हमारा कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में जो एजेंडा होता है वो हमने ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती है। तो कहां कहां चेंज आता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में। वो भी कहां पे सर? जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जो ट्रांसफर आउट यूनिट्स हो रहे होते हैं, हम उन पे फाइफो लगाते हैं, क्योंकि पहले कौन से यूनिट्स कंप्लीट होंगे? ओपनिंग वाले, फिर ड्यूरिंग द पीरियड वाले कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से जब हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में जाते हैं तो वहां भी सिर्फ किस चीज में चेंज आती है सर? फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन में, क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो एज अ होल हमारी फिनिश्ड गुड्स में जाके पार्क हो रही होती है। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये वाला सवाल चूंकि वेटेड एवरेज मेथड पे है तो सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो मैं कह लो कि ब्लाइंडली स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना शुरू कर दूंगा, और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी बहुत आसान है। सिर्फ मैंने ध्यान रखना है इस चीज का कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में जाऊंगा, यानी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में जाऊंगा, तो मुझे ओपनिंग की भी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। चूंकि प्रोसेस ए में पिछले प्रोसेस से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में दो ही कॉलम्स बनेंगे, मटेरियल का और कन्वर्जन कॉस्ट का। जहां तक प्रोसेस बी का ताल्लुक है, इसमें तीन तरह की चीजें हैं। एक पिछले प्रोसेस से भी मटेरियल्स आ रहा है, एक करंट प्रोसेस यानी प्रोसेस बी में भी मटेरियल ऐड हो रहा है, जैसे कि वो बता रहा है H148, और कन्वर्जन कॉस्ट भी है। तो तीन कॉलम्स हम बना लेंगे। बहरहाल मैं आपको वैसे बता देता हूं इसका शॉर्टकट के कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए और मटेरियल्स इन प्रोसेस बी, इनको कंबाइन करके एक कॉलम भी यहां पे बनाया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन मैं चलें आपकी प्रेजेंटेशन के लिए तीन कॉलम सेपरेट कर दूंगा। और एक और इजाफी चीज क्या है कि हमें बेटा यहाँ पे इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस है इट इज 5% ऑफ द यूनिट्स दैट आर रिजेक्टेड एट द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये वर्किंग भी हमें परफॉर्म करनी होगी। तो उसने हमसे इक्विवेलेंट यूनिट्स मांगे हुए हैं, तो दो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे, और जहां जहां मेरी कोशिश होगी मैं रेप्लिकेट नहीं करूंगा वर्किंग्स, मैं दो कॉलम्स उल्टा ड्राफ्ट कर लूंगा। यानी कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैंने ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही निकालने हैं तो मैं लाइन आइटम्स एक ही दफा लिखूंगा, आगे मैं दो कॉलम्स बना दूंगा, प्रोसेस ए के लिए और प्रोसेस बी के लिए। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं दो कॉलम्स बना लूंगा, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो हमने फेयरली डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सर जैसे उसने पहले पार्ट में रिक्वायर किया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, तो पार्ट ए में हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है सर, और इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए के लिए, ठीक है सर, और इसी तरह से हम प्रोसेस बी का भी क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले हम इसका ज़रा क्रिएट कर लें। आइटम्स लिख सकते हैं आप, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, उसके बाद आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं उतने कॉलम्स आपके बन जाएंगे। जैसे इसके केस में हमारे पास एक तो है सर मटेरियल, क्या ख्याल है? मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है, और दोनों की एक तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन और फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो जहां तक इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, इसको प्रिपेयर करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट कह लें कि इसके फॉर्मेट्स होते हैं इसको प्रेजेंट करने के। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मेट्स कि जिसमें हम हर कॉस्ट कंपोनेंट के लिए फॉर ईच आइटम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं। तो मैं ज़रा पहले इसको ज़रा स्ट्रक्चर आउट कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है सर, तो हमारे चूंकि प्रोसेस ए के अंदर दो ही कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, तो दो कॉलम्स हैं, और दोनों के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें नजर आ रहे हैं। मैंने EU शॉर्ट में लिखा है, आप इक्विवेलेंट यूनिट्स पूरा भी लिख सकते हो। तो सर आइटम्स कौन सी है हमारे पास ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट? एक तो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, मैं ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कह देता हूं, जो कि कह सकते हैं कि कंप्लीटेड यूनिट्स है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसेस ए।
एक तो ये आइटम हो गई, एक है जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस या गेन। अब मुझे नहीं पता कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, उसके लिए मुझे वर्किंग को रुजू करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आए जी वर्किंग करते हैं। एबनॉर्मल लॉस या गेन कैलकुलेट करने के लिए उसने मुझे सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्चुअल लॉस की, और नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए डाटा अवेलेबल है। तो मैं एक्चुअल लॉस या रिजेक्शन को कंपेयर करूंगा नॉर्मल लॉस या रिजेक्शन से, मुझे मालूम हो जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा जगह छोड़ के तो फिर एक वर्किंग बना लेता हूँ। किस चीज़ की सर? एबनॉर्मल लॉस या गेन की। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल रिजेक्शन इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल रिजेक्शन, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस या गेन। तो दोनों प्रोसेसेस के लिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा एफिशिएंटली काम करें, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। ठीक है सर। तो अगर तो सर एक्चुअल रिजेक्शन हुई आपकी ज्यादा नॉर्मल रिजेक्शन से, इसका मतलब है वो अब नॉर्मल लॉस है, तो उसको मैं पॉजिटिव शो करवाता हूं। और अगर एक्चुअल रिजेक्शन कम है आपके नॉर्मल रिजेक्शन से, तो वो अब नॉर्मल गेन है, मैं उसको नेगेटिव शो करवा देता हूं। ठीक है सर। तो ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। और इंटरेस्टिंगली मुझे नॉर्मल रिजेक्शन भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए जाहिर है मुझे पहले इंस्पेक्टेड यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं दोनों प्रोसेसेस में। ठीक है सर। और फिर जब इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे उनका 5% नॉर्मल लॉस लिया जाएगा। उसके लिए मैं एक और वर्किंग का रेफरेंस दे रहा हूं, वर्किंग 1.1। तो इसको हम वहां पे जाके कर लेते हैं। लेट्स डेवलप अ सेपरेट वर्किंग फॉर दैट। 1.1 इसका एजेंडा क्या है सर? नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। ठीक हो गया सर। तो इसका तरीकेकार क्या है? मेरा ख्याल है पहले हम नॉर्मल लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल लॉस या गेन की कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो यहां भी उसी तरह से मैं करूंगा, प्रोसेस ए और बी दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी हमारा एजेंडा है कि हम लोग प्रोसेस ए को पहले हैंडल कर लें। तो क्या तरीकेकार होता है इंस्पेक्टेड यूनिट्स फाइंड आउट करने का? पहले हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड से जितने यूनिट्स हैं उनको कलेक्ट कर लें, और उसके बाद हम ओपनिंग या क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को एडजस्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से गुजरे होंगे या नहीं गुजरे होंगे। ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स इकट्ठे कर लेते हैं। देखें, जो प्रोसेस ए है उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है, और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है सर। आए जरा डाटा देखते हैं प्रोसेस ए में क्या है। प्रोसेस ए में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है सर 8000, और यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस हुए हैं? 50000। ठीक है सर। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए। मैं नीचे लाइन लगा के इसको जरा टोटल कर लेता हूं, इसका एग्रीगेट परफॉर्म कर लेते हैं, इसका एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जी सर, ये टोटल यूनिट्स है। ठीक है सर। अब इसमें से एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स की और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स की। कैसे? बाय कंपेयरिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस विद द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। सर प्रोसेस ए में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन किस स्टेज पे हो रही है? ये देखें पॉइंट नंबर 3 में प्रोसेस ए में 70% स्टेज पे हो रही है। अब देखें, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 60% कंप्लीट थे, तो जाहिर है ये ड्यूरिंग द पीरियड इंस्पेक्शन स्टेज से गुजरेंगे, क्योंकि ये अभी पिछला पीरियड जब क्लोज हुआ था ये 60% कंप्लीट थे। तो ड्यूरिंग द पीरियड दे वुड हैव पास्ड थ्रू 70% स्टेज, ये इंस्पेक्ट हो गए होंगे। लाइकवाइज ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ये भी इस स्टेज से गुजर के तो 80% की स्टेज पे आए हैं, 70% की स्टेज से गुजर के आए हैं। तो हमें एडजस्ट करने की इनको जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स दोनों के दोनों इंस्पेक्शन स्टेज से गुजरे होंगे। दीज वर द इंस्पेक्टेड यूनिट्स, हेंस डू नॉट एडजस्ट देम। मैं स्ट्रेट अवे इसको ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लिख के निल कर रहा हूं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरे पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स सारे के सारे क्या रहेंगे सर? 58,000। ठीक है जी। तो ये आपका नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड है। आप जानते हो कि भाई जब नॉर्मल लॉस को हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज के तौर पे कैलकुलेट करना होता है, तो पहले इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट होते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट देम। सबसे पहले सारे यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है, और फिर हम उसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे पास्ड थ्रू द इंस्पेक्शन स्टेज और नॉट। अगर वो नहीं गुजरे तो फिर उनको हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज दोज आर नॉट द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सो वंस आई हैव कैलकुलेटेड द इंस्पेक्टेड यूनिट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन। दैट इज हाउ मच 5% ऑफ
मैं अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स को ए कह दूं तो 5% ऑफ ए, ठीक है ना सर। आए कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर प्रोसेस ए द नॉर्मल लॉस या नॉर्मल रिजेक्शन इज व्हाट, इट इज 2900। बल्कि मुझे नॉर्मल लॉस की जगह नॉर्मल रिजेक्शन का वर्ड यूज करना चाहिए। इट्स बेटर टू यूज द वर्ड दैट ही इज यूजिंग, नॉर्मल रिजेक्शन, ठीक है। ये ऊपर भी मैं इसको नॉर्मल रिजेक्शन बोल देता हूँ। ठीक हो गया सर। अभी हम प्रोसेस बी पे नहीं जा रहे, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, मैं पहले प्रोसेस ए कंप्लीट करूंगा, इसकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर मैं प्रोसेस बी पे चलूंगा। तो एक्चुअल यूनिट्स रिजेक्टेड कितने हैं हमारे पास, ये देखें, यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन 2500। सर यहाँ पे लिखें जी 2500, और नॉर्मल रिजेक्शन अभी हमने कैलकुलेट की कितनी है, 2900, ठीक है ना सर। तो अगर हम एक्चुअल रिजेक्शन में से नॉर्मल रिजेक्शन माइनस करें तो पता चलेगा कि एक्चुअल रिजेक्शन नॉर्मल रिजेक्शन से कम थी, तो एबनॉर्मल गेन अराइज हो जाएगा 400 यूनिट्स का। यहां पे ऊपर लिख भी देते हैं यूनिट्स, ठीक है सर। इवन इसके लिए भी मैं ऐसे ही करता हूं। तो अब हम वापस अपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाते हैं और अब हम रिकॉर्ड करते हैं वहां पे क्या, ये देखें, लेस एबनॉर्मल गेन। इसको क्यों लेस किया जा रहा है, बिकॉज ये आपके प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ऊपर वाली सारी आइटम्स क्रेडिट साइड की होती हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स क्रेडिट साइड के आइटम्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है। ठीक हो गया सर। तो रेफरेंस दें इसका कि हमने कहाँ इसको कैलकुलेट किया है। सर वर्किंग नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। तो आए जी यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिखते हैं, कितने कितने हैं, ये देखें जी, ट्रांसफर आउट कितने हो रहे हैं, ये देखें, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी सर 45,000 है, और ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ये कितने हैं, 10,500, और अब नॉर्मल गेन अभी कैलकुलेट किए सर 400। ठीक हो गया सर। ये मैं यहाँ पर टोटल यूनिट्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि टोटल यूनिट्स बन कितने रहे हैं। सो द टोटल यूनिट्स आर हाउ मच, 55,100। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे अगर आपने प्रोसेस अकाउंट की बात करनी है, ये प्रोसेस ए, इसमें कोई चीज़ बैलेंसिंग कैलकुलेट नहीं होनी, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस या गेन कैलकुलेट हो गया, वो उसके कैलकुलेशन के लिए उसने एक्चुअल लॉस दे दिया था, नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट हो गया। देखें यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखें स्टार्ट कितने किए जा रहे हैं या ट्रांसफर कितने हो रहे हैं वो भी दिए हुए हैं, कितने यूनिट्स ट्रांसफर आउट हो रहे हैं वो भी दिए हुए हैं। तो कोई चीज़ बैलेंसिंग एज सच कैलकुलेट करने वाली नहीं है, सारा डाटा जो जो चाहिए वो अवेलेबल है। अच्छा चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर वेटेड एवरेज में तो मसला ही कोई नहीं होता, स्ट्रेट अवे सी बात है। जो ट्रांसफर आउट है यानी ट्रांसफर टू प्रोसेस बी है, यानी कह लें प्रोसेस ए के लिए कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, दे आर 100% कंप्लीट फ्रॉम द perspective of material as well as conversion cost, यानी 45,000 from the perspective of material and conversion cost. Likewise जो closing work in process है, इसकी stage of completion क्या है, ये देखें 80%. So they are 100% complete for material, but they are how much, they are 80% complete with respect to conversion cost. आइए जी कैलकुलेट करते हैं। 10,500 for material and 10,500 into 80%, मतलब बात क्या बनी, 8,400 from the perspective of conversion cost. अब हम आते हैं एबनॉर्मल गेन के ऊपर। आप जानते हो एबनॉर्मल लॉस या गेन की मद में कि भाई अगर इंस्पेक्शन की एक्टिविटी हो रही है तो आपके जो एबनॉर्मल लॉस या गेन यूनिट्स होते हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसके बराबर होती है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बराबर। तो सर इंस्पेक्शन किस स्टेज पे हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है सर प्रोसेस ए में 70% स्टेज पे। सो 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल एंड 70% कंप्लीट फॉर एक्शन। ये 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्यों, क्योंकि मटेरियल सर शुरू में ही ऐड हो जाता है और ये अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मोर देन 0% पे खड़े हुए हैं, कोई 70% पे, कोई 80% पे, कोई 100% पे, ठीक है ना सर। तो जस्ट रिफ्रेशिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो सर 400 हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मटेरियल एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 70%, इट बिकम्स हाउ मच, 280 फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो सर यहाँ से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। लें सर, कैलकुलेट हो गया। अब इसी अंदाज को फॉलो करते हुए हम प्रोसेस बी की भी वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, एक्सेल का वही फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं।
ये देखें प्रोसेस बी, और चूंकि यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा, क्या ख्याल है किस चीज का, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए, ऐसा ही है ना। अब ये जो यूनिट्स प्रोसेस बी में हैं, जब ये कंप्लीट होके निकलेंगे तो इन पे 3 इखराजात लग रहे होंगे। एक तो जो इन पे कॉस्ट लगी प्रोसेस ए में, फिर जो इन पे मटेरियल ऐड हुआ प्रोसेस बी में, फिर इन पे जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी प्रोसेस बी में, ऐसा ही है ना। कौन सा मटेरियल प्रोसेस बी में लग रहा है, ये देखें H148। तो 3 कॉलम सर यहाँ पे बनेंगे बिल्कुल इसी तरह से। मैं जरा डाटा एलिमिनेट कर देता हूँ सारे का सारा। तो यहाँ पे आइटम्स कौन सी आ जाएंगी सर हमारे पास, एक तो यहाँ पे होंगे जी फिनिश्ड गुड्स या कंप्लीटेड यूनिट्स भी कह सकते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और इसके अलावा अगेन क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस या गेन। मुझे नहीं मालूम कि एबनॉर्मल लॉस है या गेन है, मुझे अगेन बेटा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आए जी कैलकुलेट करते हैं जी जनाब। प्रोसेस बी में एक्चुअल रिजेक्शन कितनी है, आए जी सवाल में देखते हैं। एक्चुअल रिजेक्शन है जी हमारे पास यूनिट्स रिजेक्टेड 3000, ये देखें प्रोसेस बी के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जी 3000 है, लेकिन अगेन नॉर्मल रिजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे वर्किंग 1.1 का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह से सारे के सारे यूनिट्स में पहले करता हूँ कलेक्ट। देखिए ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है जी 5000, ठीक है जी 5000। फिर उसके बाद है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड वही हैं जो कि प्रोसेस ए से ट्रांसफर आउट हो रहे हैं। ये देखें ये हमें 45,000 जो नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। और ये ऊपर देखें ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, ये देखें 45,000, वही 45,000 है। यानी कि जो मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं ना सेकंड प्रोसेस में, प्रोसेस बी में, ये वाले H148, उससे यूनिट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा। उसकी कॉस्ट डेफिनेटली है लेकिन यूनिट्स में इजाफा नहीं हो रहा। यूनिट्स वही हैं जो पिछले प्रोसेस से आ रहे हैं। हमने काफ़ी सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग में देखे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा मटेरियल ऐड होता है जिससे चीज़ रिफाइन हो जाती है लेकिन उसके यूनिट्स में इजाफा नहीं होता। काफ़ी सवाल इस तरह से देखे हैं। तो बहरहाल यूनिट्स यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुए हैं ये वही हैं जो पिछले प्रोसेस से आने वाले हैं, एंड दैट आर 45,000, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं कि भाई टोटल यूनिट्स कितने हैं। अब वही वाला काम करते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं पास करनी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की। आए जरा इनके स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन देखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखते हैं। सर प्रोसेस बी में इंस्पेक्शन किस स्टेज पे हो रही है, सर 80% पे। आए जरा प्रोसेस बी में ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं। ये देखें ओपनिंग यूनिट्स जो हैं ये 30% कंप्लीट हैं, तो डेफिनेटली ये ड्यूरिंग द पीरियड 80% की स्टेज से गुजरेंगे फॉर देम टू बी इंस्पेक्टेड। लेकिन ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हैं ये अभी 50% ही कंप्लीट हुए थे, तो आपका पीरियड क्लोज हो गया, तो डेफिनेटली क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट इंस्पेक्शन स्टेज से नहीं गुजरे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स। ओपनिंग को नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे, क्लोजिंग को हम करेंगे सर माइनस। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स कितने हैं, 7000 है। आए जी 7000 माइनस करते हैं एंड लेट्स कैलकुलेट द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सर वो बन गए 43,000 और नॉर्मल रिजेक्शन इज 5% ऑफ दिस, तो वैल्यू आपकी बन गई सर 2150। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 2150 है फ्रॉम वर्किंग 1.1 ताकि हम एबनॉर्मल लॉस से गेन निकाल सकें। तो सर प्रोसेस बी में एक्चुअल रिजेक्शन नॉर्मल रिजेक्शन से ज्यादा है, सो इट इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 850। तो आए हम अपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में चलते हैं और वहां पे एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस को, और ये ऐड किया जाता है क्योंकि ये प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और ऊपर वाली सारी आइटम्स भी वही हैं जो कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। तो आए पहले टोटल यूनिट्स लिख लेते हैं। सर हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं, प्रोसेस बी में फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, ये देखें 40,000। लेट्स राइट इट डाउन 40,000। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है सर 7,000। और एबनॉर्मल लॉस हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 850। सो इट मेक्स द टोटल यूनिट्स ऑफ 47,850, ठीक है ना सर। तो अगेन मैंने पहले ही इसमें बात कर ली थी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड में इसमें कोई चेंज नहीं आता। जो फिनिश गुड्स होते हैं हर चीज के एतबार से 100% कंप्लीट होते हैं। अगर ऊपर से कॉपी कर लूं 100% कंप्लीट फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब 40,000 होगा फॉर ऑल सिचुएशंस, ठीक है जी। और जहां तक क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का ताल्लुक है अगेन उसी तरह से 100% कंप्लीट फॉर
कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए एंड मटेरियल, मतलब 7,000 ईच। और जहां तक कन्वर्जन कॉस्ट का ताल्लुक है उसने मेंशन किया हुआ है कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स 50% कंप्लीट है। तो सर 50% के हिसाब से देख लेते हैं क्या बनेगी बात। 7,000 इंटू 50%, आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना सर। अच्छा, अब हम आते हैं अब नॉर्मल लॉस के ऊपर। सर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए एंड मटेरियल, यानी कि 850 ईच। और जहां तक कन्वर्जन कॉस्ट का ताल्लुक है, अगेन वही वाली बात, जब इंस्पेक्शन हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सर किस स्टेज में हो रही है प्रोसेस बी में? सर 80% पे हो रही है, तो इसके लिए भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% रखी जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू 850 इंटू 80%, क्योंकि होता ये है ना कि जब इंस्पेक्शन होती है तो तब वो यूनिट्स निकाल के साइड पे कर दिए जाते हैं। जब हम इंस्पेक्ट करते हैं हमें पता चलता है कि ये यूनिट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, ये जो है वो रिजेक्टेड है, तो आप इनको निकाल के साइड पे कर देते हैं, तो इन पे मजीद खर्चा नहीं होता। लेकिन चूंकि मटेरियल आमतौर पे शुरू में ही ऐड हो जाता है तो मटेरियल के एतबार से वो 100% कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे भी देखें ना, आपको कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए के एतबार से भी 100% कंप्लीशन नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल के लिए एजम्पशन होती है वही कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस की भी एजम्पशन होती है कि पिछले प्रोसेस से आने वाला मटेरियल भी शुरू में ही सर ऐड हो जाता है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये मैंने शुरू में भी इस चीज को रिवाइज किया था, ठीक है। तो हाँ, जहां तक कन्वर्जन कॉस्ट का ताल्लुक है वो तो आप जानते हो इवनली लगती चली जाती है। तो जब इंस्पेक्शन हो जाए तो रिजेक्टेड यूनिट्स को हम स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन में ही पकड़ते हैं और साइड पे कर देते हैं, तो मजीद कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगती कम अज कम, लेकिन मटेरियल वगैरह शुरू में ही लग चुका होता है। तो आए सर अब टोटल कर लेते हैं। मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉस्ट कंपोनेंट। यहाँ पे 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है सर। तो आए जी ऐड करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए द इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 47,850। और इंटरेस्टिंगली ये मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस के एतबार से भी वही है, इसलिए मैंने कहा था आप चाहें तो एक ही कॉलम बना सकते हैं प्रोसेस बी में भी, यानी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए और मटेरियल दोनों के लिए वही इक्विवेलेंट यूनिट्स निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी उस तरह से नहीं है, ठीक है। ये मैंने शुरू में भी बात की थी बहरहाल। तो इसके अलावा सर कन्वर्जन कॉस्ट के भी हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ले सर, यहाँ पे हमारा पार्ट ए होता है कंप्लीट। हमारे पास दोनों प्रोसेसेस के स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। सो लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर बी, जिसके अंदर हमने वैल्यूएशन करनी है। और आप जानते हो ये वैल्यूएशन किसके जरिए से होती है? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के जरिए से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो वैल्यूएशन ऑफ द यूनिट्स, भले वो फिनिश गुड्स हों, भले वो क्लोजिंग हो, भले वो एबनॉर्मल हो, उनकी तब तक नहीं हो सकती वैल्यूएशन जब तक हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ना बना लें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग में चला जाएगा, ये फर्क है। तो मैं चलें हेडिंग दे देता हूँ किसकी? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की, क्योंकि इसी के अंडर हमने कैलकुलेशंस करनी होंगी, ठीक है। तो मैं वैल्यूएशन करने के लिए ना मैं इस तरह से 2 प्रोसेसेस जो हैं उनको बना लेता हूँ। सबसे पहली वैल्यूएशन किसकी होगी? एक तो ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, यानी कि जो पहले प्रोसेस के फिनिश गुड्स हैं वो, और साथ फिनिश्ड गुड्स। ये फिनिश गुड्स कौन से हैं? जो प्रोसेस बी के हैं। तो सर इनकी वैल्यूएशन सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद हम किसकी वैल्यूएशन करेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और फिर हम वैल्यूएशन कर लेंगे किसकी सर? जैसे उसने कहा हुआ एबनॉर्मल लॉस या गेन। तो ये मैं 3 हेडिंग्स दे रहा हूँ, फिर मैं इनकी बारी बारी वैल्यूएशन कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे सर एक वर्किंग बनानी होगी, और वर्किंग किसकी? सर वर्किंग बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसको शॉर्ट में कॉस्ट पर यूनिट के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है जी। तो अगेन दोनों प्रोसेसेस के लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक सो यहाँ पे मैं शायद 2 कॉलम से काम ना चला सकूं। आप जानते हो कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट है ये आमतौर पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स के फ़ौरन नीचे बना ली जाती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हैं तो मुझे इसको अलहदा कैलकुलेट करवाना पड़ रहा है। तो वरना ये जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ख़त्म होते हैं तो वही कॉलम्स नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं।
मैं ऐसे करवा रहा होता हूँ आमतौर पे, इट्स वेरी कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे सेपरेट रखना पड़ रहा है। तो दोनों प्रोसेसेस के लिए मुझे ना हेडिंग दे के इसको मजबूरन करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है। तो मैं सर ये दो हेडिंग्स जो हैं उनको यूज़ कर लेता हूँ। सर सबसे पहले प्रोसेस ए, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे प्रोसेस बी की तरफ, ठीक है सर। तो तरीकेकार क्या है, जितने कॉलम्स स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में भी उसी तरह से मामला चल रहा होता है। तो कितने कॉलम्स हैं ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कितने कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं प्रोसेस ए में, मटेरियल और कन्वर्जन, ऐसे ही है ना, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। चलें जी, यहाँ पे अब हम लिखना शुरू कर देते हैं। क्या तरीकेकार होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने का? वेटेड एवरेज है। आपने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट भी लेनी है और ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट भी लेनी है, सारी प्रोसेसिंग कॉस्ट लेनी है। अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है तो उसको माइनस किया जाएगा, अगर उसकी डिस्पोजल कॉस्ट है तो उसको ऐड कर देते हैं, यह तरीका है। तो नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाती है, उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देते हैं फॉर ईच कॉस्ट कंपोनेंट। तो सर आए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, इसमें ऐड करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट, कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये हमारे पास आ जाएगी क्या, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। सर रुपीज मेरा ख्याल है यहाँ पे डाटा की सूरत में थाउजेंड्स में, चले जी मैं भी थाउजेंड्स में लिख लेता हूँ, रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, इसको भी लिखते हैं जी रुपीज़ इन थाउजेंड्स। तो सर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, आए जी यहाँ पे देखते हैं, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के एतबार से 16,000 है, और जो ड्यूरिंग द पीरियड है वो कितनी है जी कॉस्ट, 1,10,000। इसी तरह से जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है प्रोसेस ए में, 6,000, और ड्यूरिंग द पीरियड में कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है सर, 40,000। लें सर, तो ये मेरे पास देखें दोनों कॉस्ट कंपोनेंट्स के एतबार से मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, ये मैंने ओपनिंग और ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट जो है उसको इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको टोटल कर लेता हूँ, 1,26,000 और 46,000। सर उसके बाद ये देखें प्रोसेस ए में उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, क्या प्रोसेस ए में एक तो हम ये काम कर रहे हैं कि यूनिट्स जो रिजेक्ट होते हैं प्रोसेस ए में वो डिस्पोज ऑफ होते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 500 पर यूनिट, और दूसरी बात एंड पे क्या कर रहा है, वो जो यूनिट्स प्रोसेस ए में है वो अभी तक फैक्ट्री में मौजूद हैं एट द मंथ एंड। तो मैंने आपको ये कहा था कि इसका जिक्र मैं कहाँ जाके करूंगा, जब मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँगा। तो सर अगर तो सीधी सीधी कहानी होती ना कि भाई ये इसको डिस्पोज ऑफ किया हमने 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एट दिस कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, ऐड कर देता डिस्पोजल कॉस्ट को, ठीक हो गया, और मैं फाइनल प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे उसने ये कह दिया कि भाई इनकी डिस्पोजल कॉस्ट इतनी ही है 500 पर यूनिट, लेकिन ये यूनिट्स अभी भी फैक्ट्री में मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि सर हम कैश बेस्ड रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, वो तो एक जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती है ये तो बड़ी स्पेसिफिक किस्म की अकाउंटिंग होती है, आमतौर पे तो हर जगह एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग ही चल रही होती है। तो एक बात समझ में आती है कि हम यहाँ पे इसकी प्रोविजन बुक कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग में नहीं चल रहे। एग्जामिनर ने भी यही किया हुआ है, उसने भी यही किया है कि भाई इसको ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी कि उसने सिर्फ यूं समझ ले कि कंफ्यूज करने के लिए बच्चे के साथ ये काम किया है कि भाई वो यूनिट्स अभी तक हमने बेचे नहीं है, बेच के उस पर खर्चा नहीं किया, डिस्पोजल कॉस्ट इनकर नहीं की, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, हमने बेचना इसी कॉस्ट पे है। तो हम भी इसी तरह से करते हैं, मैं भी एग्जामिनर की इस ट्रीटमेंट को एग्री करता हूं, तो ऐड ही करें किसको, डिस्पोजल कॉस्ट को, किसकी डिस्पोजल कॉस्ट, जो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल रिजेक्शन एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे इसको वर्कआउट कर लेता हूँ। सर कितने यूनिट्स हैं हमारे प्रोसेस ए में जो नॉर्मल रिजेक्शन में फॉल करते हैं, 2900, ठीक है सर, 2900 इंटू 500 ओवर 1000, ओवर 1000 इसलिए किया क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जो डाटा है यहाँ पे वो थाउजेंड्स में शो करना है। मैं इसको बल्कि ना काट के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा प्रेजेंटेशन में बेहतर रहेगा जी सर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे इंटू 500 ओवर 1000, ठीक है सर, 1450 हैज़ बिन एडेड। और अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या, नेट
प्रोसेसिंग कॉस्ट। नेट मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे ना जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी स्क्रैप वैल्यू आ रही होती है, तो हम उसको नेट ऑफ करते हैं, फिर नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बड़ी ही रेयर सिचुएशन है जो बहुत कम आती है कि डिस्पोजल की उल्टा सिर्फ कॉस्ट है, तो मैं लाइन आइटम का नेम चेंज नहीं कर रहा। ठीक है सर, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट की, जो कि किस में है सर, रुपीज इन थाउजेंड्स में। इट इज़ 127,450। और जाहिर है इसका इम्पैक्ट कन्वर्जन कॉस्ट के कॉलम में नहीं होता, हम इसकी एडजस्टमेंट मटेरियल्स के कॉलम में कर रहे होते हैं। तो 46,000 ही रहेगी कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको सर डिवाइड किससे करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ। और इक्विवेलेंट यूनिट्स इंटरेस्टिंगली वही हैं जो कि मैं ऊपर कैलकुलेट करके आ चुका हुआ हूँ, ऐसे ही है ना सर। तो इसको फॉर इंस्टेंस अगर मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ए ओवर बी से सर क्या कैलकुलेट होगा सर, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो आए जी इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऊपर से कैरी डाउन करता हूं। ये देखें प्रोसेस ए में क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, 55,100 मटेरियल के लिए, और कन्वर्जन कॉस्ट का देखते हैं 53,120। आए सर डिवाइड करते हैं ये वैल्यू पकड़ें, इसको पहले 1000 से ना मल्टीप्लाई कर लो, पूरी वैल्यू बना लो, फिर डिवाइड करो यूनिट्स के साथ। सो द इक्विवेलेंट the cost per equivalent unit is 2313.07. Likewise, it is 865.96 with respect to conversion cost. ठीक है सर। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, ये देखें ये तो इंडिविजुअल था ना, अब मैं निकाल लेता हूँ टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि जो हमारे फिनिश्ड यूनिट्स होते हैं वो तो जाहिर है दोनों कॉस्ट कंपोनेंट्स के एतबार से फुली कंप्लीट होते हैं, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों के एतबार से। तो आए दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो द टोटल वैल्यू इज 3179.03। तो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के तहत मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल चुका है। अब मैं वैल्यूएशन करने जाऊंगा और फिनिश गुड्स की भी वैल्यूएशन कर लूंगा, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की भी और अब नॉर्मल गेन की भी फॉर प्रोसेस ए। क्योंकि जब तक ये नहीं करूंगा तो मेरे पास जो यूनिट्स फिनिश्ड हो चुके हैं प्रोसेस ए में, इन्होंने चूंकि अगले प्रोसेस में जाना है अपनी वैल्यू के साथ, वो वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक मैं प्रोसेस बी की वर्किंग शुरू नहीं कर सकता। आए जी सबसे पहले ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। सर ट्रांसफर टू प्रोसेस बी की वैल्यूएशन बड़ी सिंपल है। ये यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे 100% कंप्लीट हैं, हर कॉस्ट कंपोनेंट के एतबार से मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट पकड़ूंगा और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में चलता हूं और टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है, यहां से उठाते हैं और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, वर्किंग दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इनटू यूनिट्स कितने हैं आपके पास, ये देखें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में ये जो ट्रांसफर टू प्रोसेस बी है ये 45,000 है। सो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 45,000, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉस्ट कंपोनेंट दे आर 100% कंप्लीट। तो सर कितनी वैल्यू हो गई, आए जी लिखते हैं 3179.03 इनटू 45,000 ओवर 1000। मैं यूं करता हूं, इसको ऊपर यहां पे लिख भी देता हूं कि हम रुपीज इन थाउजेंड्स में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, ये हमारी वैल्यूएशन हो गई। इसी तरह से हम चलते हैं अब कहां पे, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे। अब इंटरेस्टिंगली जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स हैं ये डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉस्ट कंपोनेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, एक तो कॉस्ट कंपोनेंट है हमारा कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए, ये हमारा प्रोसेस ए के लिए रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं यहां पर सिर्फ उसकी जगह बना रहा हूं। एक है मटीरियल, एक है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है सर तो सर ये प्रोसेस ए की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये वाला तो यहां पे रेलेवेंट नहीं है। हाँ, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा कॉस्ट पर यूनिट के वर्किंग से जाके हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। ये देखो 2313.07, ठीक है, वहां पर ऊपर लिखते हैं, ये देखें 2313.07 कॉस्ट पर यूनिट इनटू, अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से जाके देखें कि मटेरियल के एतबार से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। ये देखें सर मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 10,500, यहां पे लिखें जी इनटू 10,500। इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट नीचे से उठाएं, क्या है 865.96, यहां पे लिखें 865
0.96 और ऊपर से स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से इक्विवेलेंट यूनिट्स देख लें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से। सर कितने हो गए? 8400, यहाँ पे लिखें 8400। सर दैट्स द टोटल वैल्यू। ठीक है जी, लेट्स कैलकुलेट। ये देखें 2313.07 इंटू 10,500 ओवर 1000, इसी तरह से 865.96 इंटू 8400 ओवर 1000। तो सर ये मेरी कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की। लेट मी कैलकुलेट दैट इन टोटलिटी। ये कितनी बनेगी सर? 31,561 और ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स में है। इसी तरह से हम एबनॉर्मल गेन या लॉस के ऊपर चलते हैं। प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन है, आप जानते हो, तो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए रेलेवेंट नहीं है। हाँ, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए रेलेवेंट है। तो फिर वही बात, कॉस्ट पर यूनिट ने कभी चेंज नहीं होना होता। 2313.07 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल रहेगा और 865.96 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट रहेगा। सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स चेंज होते हैं, वो हम ऊपर के स्केड्यूल से देख लेते हैं। ये देखें सर, 400 from materials perspective and 280 from conversion costs perspective। आए जी लिखते हैं 400 and 280। Let's compute the value। 2313.07 into 400 divided by 1000 और फिर 865.96 into 280 divided by 1000। So it makes the total value of how much? Let's compute. The total value is 1167.7। ले सर, मेरे पास जो प्रोसेस ए है उसकी सारी वैल्यूएशन हो चुकी हुई है। मुझे वैसे भी ये चाहिए थी क्योंकि प्रोसेस ए के फिनिश गुड्स को जब तक वैल्यू ना करता मैं प्रोसेस बी की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कंप्लीट नहीं कर सकता था। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? प्रोसेस बी की तरफ। सबसे पहले प्रोसेस बी की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करते हैं, फिर वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। चलें जी, लेट्स मूव टू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर प्रोसेस बी। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ जी। एक्सेल का ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। लें जी, प्रोसेस बी, इसमें 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं। एक कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस यानी प्रोसेस ए, फिर मटेरियल और फिर कन्वर्जन कॉस्ट। तो एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें, एक और कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए। ठीक है जी, वैल्यूज़ मैं ओमिट कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह सारे का सारा मामला। ये देखें, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट और फिर यहाँ पे लेस होगी क्या सर? यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू है ऑफ द नॉर्मल लॉस। ठीक है, डिस्पोजल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे और फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो आए जी, सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए से शुरू करते हैं। सर जहां तक ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का ताल्लुक है उसमें उसने नहीं बताया हुआ कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस कितनी थी। ठीक है, उसने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही दी हुई है 30 मिलियन की। तो मे बी उसने पिछले प्रोसेस से आने वाला मटेरियल और इस प्रोसेस का मटेरियल पिछले पीरियड में उसको मे बी कंबाइंड कर दिया हो। बहरहाल मेरे पास यहाँ पे ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो मैं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस जो है उसको 0 कर देता हूँ। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड तो सर मेरे पास मौजूद है। अभी मैं कैलकुलेट करके आया हूँ कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं प्रोसेस ए के, जब वो यहाँ पे आए हैं तो किस कॉस्ट से इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसको कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड बोलेंगे। ऐसा ही है ना सर? कितनी है आइए देखते हैं। अभी हमने वैल्यू किया उसको, ये देखें 143056। आइए जी पुट करते हैं यहाँ पे 143056। इसी तरह से अब आए जी मटेरियल के एतबार से, यानी कि प्रोसेस बी का अपना जो मटेरियल है, मेरा ख्याल है ये जो H148, सर इसकी कॉस्ट उसने यहाँ पे ओपनिंग में भी मुझे दी हुई है। कितनी है? 30,000। तो मैं यहीं पे इसको ले रहा हूँ ओपनिंग में 30,000 और फिर कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये देखें कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितनी है? 2,25,000। ठीक है जी, और फिर कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग में कितनी है? 10,000 और ड्यूरिंग द पीरियड 70,000। ठीक हो गया। तो अब जरा टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच कॉस्ट कंपोनेंट। लें सर,
और फिर डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। अब इंटरेस्टिंगली अब ये दोनों ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, आप चाहें तो ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए के कॉलम से भी माइनस कर सकते हैं, डिस्पोजल वैल्यू को मटेरियल में से भी माइनस कर सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट्स पास्ट में एग्जिस्ट करती हैं, पैरेलल बॉडीज में भी आप जाएं तो आपको दोनों ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। मैं कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए में से इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है सर। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे सर? हमारे पास नॉर्मल लॉस कितना है प्रोसेस बी में, आए जी देखते हैं। ये है जी 2150, ठीक है सर, यहां मेंशन करते हैं 2150। कितने का डिस्पोज ऑफ होगा ये सर? ये डिस्पोज ऑफ होगा जी, ये देखें, सोल्ड फॉर 2000 पर यूनिट, ठीक है जी। तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने इसको थाउजेंड्स में दिखाना है। 2150 इंटू 2000 ओवर 1000, सो 4300, ठीक है जी। बाकी और इसका इंपैक्ट दोनों कॉलम्स में नहीं होगा। आए सर नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो द वैल्यूज आर 1,38,756 फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए। इसी तरह से मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स वही जो कि आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हुए हो। मैं इसके जरा सिंबल्स चेंज कर देता हूं, सी और डी मैंने कर दिया इसको। काम वही है, नेट कॉस्ट ओवर इक्विवेलेंट यूनिट्स। आए जी ऊपर से इक्विवेलेंट यूनिट्स कैरी डाउन करते हैं। ये देखें जी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने कितने हैं जी हमारे पास, ये प्रोसेस बी के 47850, मटेरियल के लिए भी 47850 और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए है जी 44180। तो अब अगर मैं इस डिवीजन को परफॉर्म करूं तो वैल्यूज क्या हैं? कॉस्ट ओवर यूनिट्स इनटू 1000, क्योंकि ये जो कॉस्ट पर यूनिट है वो मैं फुल वैल्यू ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग दैट इन थाउजेंड्स। इसी तरह से मटेरियल के एतबार से कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5329.15 और कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से है 1810.77। और अगर मैं टोटल कर लूं इन तीनों कॉस्ट को तो क्या मामला बनेगा सर? द टोटल कॉस्ट विल बी 10,039.75, ठीक है सर। तो अब हम इजीली वैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट अस गो टू द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल द यूनिट्स। सर जहां तक तो फिनिश गुड्स का ताल्लुक है, अगेन सर इसमें तो टेंशन ही कोई नहीं है, ये हर कॉस्ट कंपोनेंट के एतबार से फुली कंप्लीटेड है। मैं टोटल कॉस्ट पकड़ूंगा नीचे वाले स्केड्यूल से, अभी जो मैंने कैलकुलेट की, क्या 10039.75, ये देखें 10039.75 इनटू कितने यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के? ये प्रोसेस पीस है, ये देखें 40,000, ठीक है। चलें यहां प्लेस करते हैं जी, इनटू 40,000, ये फुली वैल्यू हो जाएंगे 40,000 इनटू ओवर 1000। तो सर ये हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी? 4,01,590 और डेफिनेटली ये रुपीज इन थाउजेंड्स में है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे। सर अब यहां पे हर कॉस्ट कंपोनेंट के एतबार से मुझे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को वैल्यू करना होगा। उसूल वही सर, कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होती, ये कॉपी पेस्ट ही कर दी जाती है, बस इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने फेच करने होते हैं। तो सर मैं जरा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जरा फेच कर लूं। सर क्या है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट? 2899.82, 2899.82। इसी तरह से मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या है? 5329.15, 5329.15 और इसकी कितनी है सर? 1810.77, 1810.77 और ये हर एक की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। अब इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है क्या? कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स। चूंकि अब यहाँ पे यूनिट्स की जगह इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं तो इसलिए हम मल्टीप्लाई भी इक्विवेलेंट यूनिट से कर रहे होते हैं। चलें खैर, तो आए जी ऊपर वाले स्केड्यूल से हम क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। हर कॉस्ट कंपोनेंट के लिए कितने कितने हैं सर? ये देखें 7,000, 7,000 और 3500। यहां लिखते हैं सर 7,000, 7,000 और 3500, ठीक हो गया सर। आए कैलकुलेट करते हैं 2899.82 इंटू
7000 ओवर 1000 कर रहा हूँ क्योंकि डाटा थाउजेंड्स में है। इसी तरह 5329.15 इंटू 7000 ओवर 1000, इसी तरह से 1810.77 इंटू 3500 ओवर 1000। ठीक है जी। सो द फाइनल फुल फ्लैज वैल्यू इज 63,940। ठीक हो गया सर। इसी तरह से मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कर लूंगा, बिल्कुल उसी तरह। ये देखें मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल उसी तरह से। बस इक्विवेलेंट यूनिट्स मुझे ऊपर से देख लेने हैं कि भाई एबनॉर्मल लॉस के इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉस्ट कंपोनेंट। और जी मैं उसको फेच करता हूं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से। कितनी कितनी वैल्यू है जी इसकी सर? 850, 850 और 680 जनाब। 850, 850 और 680। ठीक है सर, आए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये देखें 2899.82 इंटू 850 करूंगा अब मैं, इंटू 850 ओवर 1000। इसी तरह से ये भी इंटू 850 ओवर 1000 है, और ये 680 ओवर 1000 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8225.95। ठीक है सर, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी दो जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री कायम कर दूं, ये एक रिक्वायरमेंट थी पार्ट बी की, और पार्ट ए की रिक्वायरमेंट क्या थी सर? पार्ट ए की मेन रिक्वायरमेंट ये थी। ठीक है सर, बाकी चीज़ें वर्किंग्स में चली गई हैं हमारी। ये वर्किंग्स मैंने किस चीज़ की पार्ट ए में? एबनॉर्मल लॉस या गेन की कैलकुलेशन और नॉर्मल लॉस या रिजेक्शन की कैलकुलेशन। इसी तरह पार्ट बी में वैल्यूएशन के लिए ज़रूरी था कि मैं क्या कैलकुलेट करता? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो जहन में रखें, इट इज वन ऑफ द सेवरल मेथड्स थ्रू विच यू कैन प्रेजेंट अ क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। आप अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का सॉल्यूशन देखेंगे आई कैप स्टडी टेक्स्ट में जरा डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट हुआ है। आपका एग्जामिनर एक डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट करता है। इट इज पॉसिबल कि कोई टीचर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट कर दे, कोई और टीचर उससे भी डिफरेंट फॉर्मेट कर दे। तो फॉर्मेट्स में कभी ना घबराया करें। आप फॉर इंस्टेंस जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसने थोड़ा हट के फॉर्मेट करवाया, आप उसी को फॉलो करें। दिस इज द फॉर्मेट दैट आई यूज फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स। आपको जो बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर लें। बस ये मेक श्योर कर लें द फाइनल आंसर शुड बी द सेम। तो मैंने सारे का सारा सवाल सॉल्व कर दिया है शुरू से आखिर तक। प्लीज टेक योर टाइम एंड हैव द स्क्रीनशॉट।